दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जितना देर तक देखेंगे उतना ज़्यादा देखने को मन करेगा। वजह है क्योंकि इस वीडियो में जो बातें आपको बताई गई है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी कई लोग कंफ्यूज हैं कि क्या महिलाओं को उसके पिता के संपत्ति पर पूर्णतः अधिकार है या फिर नहीं है। क्या हम उसके पिता के संपत्ति के अधिकार से वंचित कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के अधिकार में वर्तमान स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या थी, सरकार के द्वारा कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन सा फैसला आया है महिलाओं के उत्थान के लिए। सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन हाँ भाई, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टॉपिक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। 1956 में एक अधिनियम आया जिसको बोला गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। अब इस अधिनियम के अंतर्गत ये बातें आई कि वारिस को या फिर उत्तराधिकारी को किस प्रकार से किसी भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगी, बस उसी के विषय में ये डिफाइन करता है। तो आप एक चीज हमें बताइए, अगर ये कानून 1956 में आई है, कब आई है, 1956 में अगर आई है, तो क्या इसके पहले वारिसों में जमीन का बंटवारा नहीं होता था, कोई कानून नहीं था? होगा एकदम निश्चित रूप से, और था भी, उसको पहले हम बताएंगे। 1956 से पहले की स्थिति क्या थी, किस तरह से वारिसों में जमीन का बंटवारा होता था, उस पर हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इस पर, और इस कानून में संशोधन किया गया 2005 में, उस पर आएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे फैसले आए, उस पर आएंगे, और अंत में आपको पता चलेगा कि वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो अंत तक एकदम बने रहना है। ठीक है, चलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को जानने से पहले हम पूरा इतिहास में चले जाते हैं। हम चले जाते हैं सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता जो हम लोग बहुत ही पुरानी सभ्यता मानते हैं, उसमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्थाएं थी। अब मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब है, पहले यहां पर लिख लेते हैं, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर। अब यहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो किस तरह से थी, मात्र सत्तात्मक। अब यहां पर मात्र सत्तात्मक का मतलब यह हुआ कि इस समय यानी सिंधु सभ्यता में महिलाओं की ज्यादा प्रायोरिटी थी। ठीक है, जिस तरह से अभी पुरुषों का है उस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की थी। आप अभी के युग में देखते होंगे कि कानून में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि समानता का अधिकार है, महिला हो पुरुष हो सबका समान अधिकार है, लेकिन फिर भी अगर हम व्यवहारिक तौर पर जाएं, सामाजिक तौर पर जाएं, तो महिलाओं का कम ही वर्चस्व है समाज में। ये सिंपल सी फंडा है, ये आप भी जानते हैं, पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा है। ठीक है, तो उसी तरह से पहले महिलाओं का था। अब इसके बाद में आया ऋग वैदिक काल। क्या आया, ऋग वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल में महिलाओं को और भी तरह की सुविधाएं दी गई, अधिकार दी गई। ठीक है, बहुत सारे अधिकार दी गई। मतलब महिलाओं की स्थिति जो थी सिंधु सभ्यता में या फिर ऋग वैदिक काल में सब ठीक ठाक चल रहा था। अब तीसरा में आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो कुछ अधिकार था वो छीने जाने लगा, जैसे कि समूह में बैठ करके बात विचार उतना नहीं करना, मतलब घर के अंदर ही रहना। ठीक है, पूरा शरीर को ढक करके चलना, कहीं भी निकलना। तो ये सारी थोड़ी मोड़ी चीजें थी जिसमें उत्तर वैदिक काल में प्रतिबंध लगने लगा स्त्रियों के ऊपर। ठीक है, और उनके संपत्ति के अधिकार में भी थोड़ा मोड़ा कटौती होने लगा। उसके बाद में आया गुप्त काल। क्या आया, गुप्त काल। अब गुप्त काल में यहां से और भी स्त्रियों को दबाया जाने लगा, मतलब अधिकार से लेकर के हर चीज में दबाया जाने लगा। और ये चीज जो है गुप्त काल, जो लगभग 200-300 ईस्वी से अगर हम बात करें तो लगभग 1950 तक एकदम इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब स्त्री सबको एकदम बहुत ही गजब तरीका से जो है दबा दिया गया था हर चीज में। ठीक है, अधिकार वगैरह में। चलिए, अब गुप्त काल में ही एक यहां पर हम आपको बताते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में। किसके विषय में, याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में। क्या बताएं, याज्ञवल्क्य स्मृति। जिस तरह से मनु स्मृति है, रामायण है,
ठीक है, या फिर महाभारत है, मतलब कि हिंदू धर्म का ग्रंथ है, उसी तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति भी है। अब इस स्मृति में 2 टीकाएं हैं। अब वो 2 टीकाएं कौन सी है भाई? एक है मिताक्षरा, चलिए सबसे पहला में लिखते हैं क्या चीज? मिताक्षरा। और दूसरा है दाय भाग। अब मिताक्षरा जो है एक प्रकार का कानून ही है, चलिए कानून लिख ही देते हैं, मिताक्षरा कानून, ठीक है। और दूसरा क्या है? दाय भाग कानून। अब ये दोनों कानून के अंतर्गत हमें जानना पड़ेगा कि भाई स्त्रियों को या फिर पुरुषों को किस तरह से अधिकार दिया गया था। मिताक्षरा कानून में ये जो कानून है वो पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में लागू है, केवल असम और बंगाल को छोड़कर। मतलब कि दायभाग कानून जो है असम बंगाल में लागू है और मिताक्षरा कानून पूरे भारत में, असम और बंगाल को छोड़कर, असम और फिर बंगाल को छोड़कर, ठीक है। अब मिताक्षरा कानून में स्त्रियों का उतना अधिकार नहीं था भाई, मतलब कि अगर पिता की संपत्ति है तो उसमें अधिकार नहीं दिया जाता था। जैसे कि सपोज कीजिए, यहां पर हम एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक पिता है वाई और इसकी एक पत्नी है एक्स, ठीक है। यहां पर माइनस लगा देते हैं और यहां जो पुरुष में प्लस लगाते हैं, क्लियर। अब इस पिता के 2 पुत्र हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस, क्लियर। और एक पुत्री भी है सी, क्लियर। अब यहां पर देखिए इस पिता के संपत्ति पर 4 और तरह के व्यक्ति आ गए हैं, मेंबर आ गए हैं। एक है एक्स, एक है ए बी सी। एक चीज आपको हम बता देते हैं कि अगर कोई परिवार है, तो परिवार में 2 चीजें होती है। पहला चीज होता है मेंबर यानी कि सदस्य, और दूसरा होता है वारिस। सदस्य, ये जरूरी नहीं है कि जो सदस्य होगा परिवार का वो मतलब अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार पा ही लेगा, लेकिन वारिस जो है, वारिस का मतलब हुआ कि वो अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार रखता है, वो हिस्सा लेगा, ठीक है। वारिस का मतलब ये हुआ। तो यहां पर मिताक्षरा कानून में यहां पर बात हो रही है, देखिए 1956 के पहले ये सब कानून लागू थी, मिताक्षरा कानून और दया भाग कानून, ये सब आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है, क्लियर। तो इस कानून में जैसे कोई जमीन है, मान के चलिए कोई जमीन है या फिर संपत्ति है। अब ये जो पिता है क्या है? जीवित है। अगर पिता जीवित हैं तो फिर जो भी संपत्ति होगा उसका जो बंटवारा होगा वो इन तीनों में ही होगा, मतलब स्त्री को नहीं मिलेगा और ये जो लड़की है इसकी जो बेटी है उसको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पिता और 2 बेटों के बीच में क्या होगा? बंटवारा होगा। कब? जब जीवित रहेंगे तब, ठीक है। अब मान के चलिए अगर 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा अगर जमीन है तो 1 बीघा करके हिस्सा होगा, ठीक है। मतलब 1 बीघा इसको मिल गया, 1 बीघा इसको मिल गया और 1 बीघा इनको मिल गया, क्लियर। अब अगर इनका मृत्यु हो जाती है, यानी पिता का अगर मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा इस 1 बीघा का? अब इस 1 बीघा का इन चारों में बंटवारा होगा। मतलब ये जो यहाँ पर बेटे सब पहले से जमीन लेकर के रखे हैं 1 बीघा, ठीक है, और जो 1 बीघा बच गया है मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, वो जो बंटवारा है वो सब में फिर होगा, ठीक है। तो ये मिताक्षरा कानून के अंतर्गत था जिसमें स्त्रियों को वंचित रखा गया था पिता के संपत्ति पर, क्लियर। अब हालांकि संपत्ति तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्व अर्जित संपत्ति, और दूसरा क्या होता है? पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति में ये सब चीजें थी जो मतलब पूर्वजों से चली आ रही है। और अगर पिता के द्वारा स्व अर्जित संपत्ति हो, अगर ये आदमी जो है अगर अपने से अर्जित किया है, कमाया है, तो वह संपत्ति चाहे तो अपने मनमर्जी से सबको दे सकता है, अधिकार था। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति है तो फिर उसमें अधिकार नहीं था, क्लियर। मिताक्षरा कानून में, क्लियर। इसी तरह से दया भाग कानून में भी था, लेकिन कानून में अंतर इतना बस है कि जो दया भाग कानून है ये मरने के बाद लागू होता है। चलिए यहां पर लिख देते हैं, ये जो कानून है वो मरने के बाद सामने आता है या फिर लागू होता है, और ये जो है मरने के पहले या फिर मरने के बाद, ये दोनों तरह से लागू हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सब पर हम ज्यादा मतलब व्याख्या करने लगेंगे तो फिर ज्यादा देर हो जाएंगे, क्लियर।
एक चीज को यहां पर नोट करना कि परिवार में दो चीजें होती है, पहला सदस्य और दूसरा वारिस। अब हर सदस्य जो है परिवार में मतलब हिस्सा नहीं पा सकता है, और हर वारिस परिवार में जो भी होगा संपत्ति उसका हिस्सा ले सकता है। क्लियर, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इसके बाद में ये सब कानून तो चलते आ रहा था जो याज्ञवल्क्य स्मृति के द्वारा था। ठीक है, अब इसके बाद में ये सब को हटा करके एक कानून आया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लाया गया। ठीक है, देखिए कोई भी अगर मान के चलिए हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, और लागू कब हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950 को। तो ये जरूरी नहीं कि उसी दिन सारा कानून लागू हो गया हो। ठीक है, बहुत सारे कानून हैं जो 1950 के बाद बने हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है कि नहीं, और भी बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानून हैं। ठीक है, जो आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद भी बने हैं। संविधान लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी को। क्लियर, लेकिन बहुत सारे जो कानून जो गवर्नमेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए जाते हैं वो बाद में बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी भी बनाए, जैसे कि मान के चले भी कृषि वाला जो कानून आया था, ये कौन बना रही थी, सरकार बना रही थी। तो क्या ये 1950 में लागू हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कानून बनाए जा सकती, क्योंकि संसद को पावर दिया गया है। क्लियर, हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, संसद। संसद जो कानून बनाएगी, अगर वो क्या बोलते हैं मूल अधिकार का हनन नहीं करती, तो कानून मुख्य रूप से पास ही हो जाएगी। ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला जरा सा भी नहीं आएगा। चलिए, अब इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को कितना मतलब कि अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया, बस जो मिताक्षरा जो कानून में हम लोग अभी जाने कि अधिकार नहीं था, बस वही कानून इसमें ला दिया गया। क्योंकि हिंदू रूढ़िवादी लोग भी मौजूद थे इसमें, क्योंकि भाई ये हिंदू कोड बिल का एक भाग था। ठीक है, अब हिंदू रूढ़िवादी जो थे, हम आपको बताते हैं क्या चीज, हिंदू रूढ़िवादी। हिंदू रूढ़िवादी कहने का मतलब है कि वे व्यक्ति जो परंपरा से चली आ रही है जो नियम कानून, उसी को ज्यादा मानते हो, फोर्स करते हो। ठीक है, तो वही सब जो है स्त्रियों को हक नहीं देना चाह रहे थे, और इसमें जो है भीमराव अम्बेडकर अथक प्रयास किए, लेकिन वो विफल रहे, है कि नहीं। बाद में हालांकि अभी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उस समय जो भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, बस में आ रही है, तो वही चीज है। तो हिंदू रूढ़िवादी एकदम जो है स्त्रियों को मतलब कि अधिकार से वंचित रखना चाह रहे थे। अब हुआ क्या, महिलाओं को तो वंचित रखा गया। अगर कोई मान के चलिए पुरुष है, अब इसका पत्नी है बी, और इसके 2 पुत्र हैं या फिर 3 पुत्र हैं, मान के चलिए एक्स वाई जेड, और एक पुत्री है मान के चलिए एम। अब यहाँ पर अगर वारिस के रूप में बंटवारा करना हो, तब यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड को केवल मिलेगा, पुत्री को नहीं मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलेगा। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं थी किसमें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। समस्या ये थी कि ये जो महिलाएं हैं, जो बेटी है, वो सदस्य तो थी परिवार का सदस्य तो थी, लेकिन को पार्टनर नहीं थी, मतलब वारिस नहीं थी। इसीलिए इसको संपत्ति नहीं मिलता था, केवल बेटों को दिया जाता था। क्लियर, लेकिन अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये सब बात हो रहा है पैतृक संपत्ति का। कौन सा संपत्ति का, जिसको हम पहले ही वीडियो बना करके आपको बता चुके हैं कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं, जो कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो। ठीक है, और एक होता है स्व अर्जित संपत्ति, जो अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति क्या करता है, अर्जित करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्व अर्जित संपत्ति कहते हैं। अगर स्व अर्जित संपत्ति है तो ये जो पति है वो अपने संपत्ति को दे सकता है, बेटी को, बेटा को, सबको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिता का मृत्यु हो जाता है तो चारों में बराबर रूप से बंटवारा होगा, पत्नी में भी होगा। ठीक है, पत्नी भी एक तरह का हिस्सेदार ही है मिताक्षरा कानून के अनुसार। अब यहाँ पर अगर पैतृक संपत्ति हो तब दिक्कत हो जाता है, तब ये वारिस नहीं कहलाएंगे। अगर वारिस नहीं कहलाएंगे, जो पूर्वजों से चली आ रही है उसमें वारिस अगर नहीं रहेगा, तो फिर पैतृक संपत्ति में यानी जो पूर्वजों से चली आ रही है उसमें तो हिस्सा नहीं मिलेगा स्त्री को, सिंपल सी फंडा है कि नहीं, मिलेगा केवल पुत्रों को। तो ये था। अब जो 1956 का कानून था ये थोड़ा सा महिलाओं के विरुद्ध में था, उनको अधिकार नहीं दिया जाने लगा। और वजह ये था, कुछ चीजें थी, जैसे कि कहा जा रहा था कि महिलाओं का जब शादी हो जाता है, लड़कियों का जब शादी हो जाता है, तो उनका हर चीज परिवार जो है उनका ससुराल वाले ही हो जाते हैं, इसीलिए उनको अगर यहाँ पर अधिकार देंगे तो ज़्यादा ओल झोल हो जाएगा। बात भी सही थी, लेकिन बाद में जब हमारा समाज, हमारा देश जब शिक्षित हुआ तो फिर धीरे धीरे फिर सरकार जो है उस कानून में संशोधन करने लगी। अब यहाँ पर एक संशोधन हो गया, इसी कानून में संशोधन हो गया। कब? जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन
अधिनियम 2005, ठीक है, 2005 में जो है इसी कानून में संशोधन किया गया और इसमें बातें बताई गई कि जिस तरह से बेटों का अधिकार है उसी तरह से बेटियों का भी अधिकार होगा किसी भी संपत्ति पर, पिता के संपत्ति पर। क्लियर? चाहे वह संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर पैतृक संपत्ति हो। हालांकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किसी भी व्यक्ति का पावर होता है कि वह संपत्ति किसी को भी दे सकता है, दान में दे सकता है, गिफ्ट में दे सकता है, किसी एक ही व्यक्ति को दे सकता है, सभी व्यक्ति को दे सकता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें एक कानून में बताया गया कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें महिलाओं का भी हक होगा। और ये कानून आया कब? 9 सितंबर 2005 को। क्लियर? इसमें एकदम क्लियरली बोल दिया गया कि महिलाओं का भी अधिकार होगा जिस तरह से पुरुषों का अधिकार रहता है अपने पिता के संपत्ति पर। क्लियर? एकदम बराबरी का हक दे दिया गया। लेकिन बाद में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पास केस आए, मामला आए। उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, एक मामला आया 2016 में, ठीक है, एक मामला 2016 में, और ये मामला था प्रकाश वर्सेस फूलमती। ठीक है, प्रकाश वर्सेस फूलमती। इसमें 2 जजों की बेंच ने, यानी 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा लेकिन पिता को कम से कम 9 सितंबर 2005 तक जीवित रहना जरूरी है। मतलब ये कानून जिस समय लागू हो रहा था उस समय अगर पिता जीवित है तो फिर उसमें महिलाओं को हिस्सा मिलेगा, अगर जीवित नहीं है, मर गया है इसके पहले, तो फिर हिस्सा नहीं मिलेगा। ये 2016 में फैसला आया। अब इसके बाद 2018 में अमर वर्सेस सुमन का केस था सुप्रीम कोर्ट के पास, और इसमें भी 2 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया कि कोई जरूरी नहीं कि 9 सितंबर तक वो आदमी जीवित हो, इसके पहले भी अगर जीवित है तो भी चलेगा। महिलाओं को पूरा अधिकार दिया गया है। अगर 2005 में अगर कानून बना है, संशोधन हुआ है, सरकार उसको संशोधित की है और सरकार ये भी कही है कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसी के आधार पर जो महिलाओं का अधिकार है वो कोई रोक नहीं सकता है। कोई डेट फिक्स हम नहीं करेंगे कि इसके पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई हो तो नहीं देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब इसी फैसला का ये पलटवार कर दिया 2 जजों की बेंच ने 2018 में। अब इसके बाद 2020 में एक और मामला आया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के ऊपर। मतलब भाई बहन होंगे, सिंपल सी फंडा है। इसमें 3 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया और यही फैसला से महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार मिल गया। ये 3 जजों की बेंच ने 2020 में, अगस्त 2020 में फैसला सुनाई थी विनीता वर्सेस राकेश के केस में। ठीक है, और इसमें पूरा क्लियरली कह दिया गया कि जिस तरह से पुरुषों का अधिकार अपने पिता के संपत्ति पर है उसी तरह से महिलाओं का भी अधिकार उसके पिता के संपत्ति पर होगा। ठीक है, और साथ में जो जज फैसला सुनाए थे, क्या थे, मिश्रा नाम करके, एक जस्टिस मिश्रा करके थे, वो सुनाए थे और उन्होंने एक बात भी कही थी कि बेटी तो हमेशा बेटी होती है और बेटे जो होते हैं शादी भर के लिए बेटे होते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक वाक्य कही थी। उस वाक्य का मतलब होता है कि बेटी शादी अगर नहीं भी हुआ है तो भी माता पिता को सेवा करते रहती है, और अगर शादी हो भी गया है तो फिर वो घर आकर के माता पिता का सेवा जरूर करती है। इसका मतलब बेटी तो हमेशा बेटी ही रहती है और बेटे सिर्फ शादी भर के लिए बेटे रहते हैं। मतलब कि शादी के बाद बेटे जो हैं, मतलब बेटे का जो नियत है वो खराब हो जाती है, माता पिता को वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये बात कह करके ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2020 अगस्त में सुना दी। जो पूरा ये जो दोनों फैसला था उसको एकदम क्लियरिटी करके ये फैसला दे दिया और इसमें महिलाओं को पूरे अधिकार मिल गया। ठीक है, तो अभी आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि कोई महिला है वो अपने पिता की संपत्ति पर हिस्सा नहीं ले सकता है। पिता का मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ हो या फिर बाद में हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान के चलिए आप है, आपका नानी घर कहीं होगा तो आप अपने नानी घर में भी हिस्सा पा सकते हैं।
अपने माता के थ्रू। जो आपका माता का हिस्सा मिलेगा, माता का हिस्सा जो भी मिलेगा फिर अपने भाइयों में बांटिएगा। तो हो सकता है अपने नानी घर से भी हिस्सा ले सकते हैं, ये स्थिति आ गई है, ठीक है। लेकिन हालांकि कानून में तो ये चीज़ें आ गई है, लेकिन ये ज़्यादा होता नहीं है हिंदू समाज में। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब हिंदू कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं केवल हिंदू ही, हिंदू के साथ सिख भी आ जाते हैं, बौद्ध भी आ जाता है, जैन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो और तीनों धर्म में लागू हो जाता है, ठीक है। किसमें? सिख में, बौद्ध में, जैन में भी। क्लियर? ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन अभी भी इतना बड़ा फैसला आने के बाद, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने के बाद भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं। अगर कोई स्त्री या कोई लड़की अगर अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार पाना चाहती है, अगर जमीन लेती है या फिर कोई भी संपत्ति उसमें हिस्सा पाना चाहती है, हिस्सा ले लेती है, तो उसको समाज जो है आरोपित करता है कि भाई गजब का लड़की हो यार। या फिर भाई ही कहता है कि देखो तो उसका जो बहन थी वो नहीं ली हिस्सा, तुम ले ली, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। देखो मेरी मम्मी, हम लोग का मम्मी भी है, हम लोग का मम्मी नहीं ली और तुम ले रही है, ठीक है। इस तरह करके समाज उसको इतना दबाव डाल देती है, इतना प्रेस करती है कि वो लड़की शर्म से उस जमीन को छोड़ ही देती है, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर तो भाई अगर लेना है तो लेना है, ऐसा वाला अगर मामला आ गया तो फिर ले ही के छोड़ेगी, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और अभी कोई भी महिला हो, कोई भी महिला हो, चाहे वह बूढ़ी हो या फिर मिडिल एज में हो या फिर लड़की हो, सबका अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर है तो है, पैतृक संपत्ति पर, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर भी है। अगर वसीयत वगैरह ना किए हो पिताजी तो फिर उसमें भी अधिकार होगा। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। बस में आई। संपत्ति दो तरीके से ट्रांसफर होती है, एक वसीयत के आधार पर और एक वरासत के आधार पर। वसीयत कहने का मतलब कि अगर कोई संपत्ति अपने से किया हुआ है, अपने से अर्जित किया हुआ है, तो उसको लिख करके हाँ भाई फलना फलना आदमी कितना इतना दे रहे हैं। लेकिन वरासत के रूप में जो मिलता है उसमें पिता का उतना अधिकार नहीं है, ठीक है, कि वरासत वाला जो संपत्ति है उसमें वसीयत कर दे, एक बेटा को दे दे, दूसरा बेटा को ना दे, ऐसा नहीं। पैतृक संपत्ति में सबको देना पड़ेगा, सबका हिस्सा बराबर है, वो चैलेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हैं और आपको पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा। और नोट हमेशा कर लें कि जिस तरह से बेटों का अधिकार है संपत्ति में, पिता के संपत्ति में, उसी तरह से बेटियों का भी अधिकार हो गया है। तो हो गया है, ये भेजा में आपको घुसा लेना है, ठीक है। ये फैसला क्लियर करता है जो रिसेंटली ही आया है, ठीक। हालांकि 2005 में ही संशोधन करके ये चीज़ें क्लियर की गई थी, लेकिन फिर जो फैसला जो आया जज का सुप्रीम कोर्ट में, यही बड़ा दिक्कत था। इसीलिए उसी को क्लियरिटी करते हुए 3 जजों की मैच ने ये फैसला से एकदम क्लियर कर दिया। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।